आर्थिक उदारीकरण के पिछले 2 दशकों में कॉर्पोरेट कल्चर भारतीय संस्थानों में हावी हो गया है। ऐसे में हम समृद्ध तो हुए हैं, लेकिन पर्यावरण को हमने कहीं नजरअंदाज कर दिया है। आज भारतीय संस्थानों में नेचर का ग्रीन टच वापस लौट रहा है। इस बिजी और तनाव भरी जिंदगी में जहां 9 से 10 घंटे हम ऑफिस में बिताते हैं, ऐसे में अगर आपको नेचर का यही ग्रीन टच ऑफिस में भी मिल जाए तो आप भी पूरे दिन फ्रेश और हेल्दी फील करेंगे। इस नई सोच को आज के युवा व्यवसायी अपने ऑफिस कल्चर का हिस्सा बना रहे हैं। इसी ग्रीन ऑफिस कल्चर पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत की संस्कृति और परंपरा में हमेशा से ही पर्यावरण को खास महत्व दिया गया है और ये भी कहा गया है कि यही प्रकृति प्रेम आपके जीवन को स्वास्थ्य और समृद्धि भी देगा। क्या आपने कभी सोचा था कि ऑफिस के बोरिंग वर्क स्टेशन भी कभी आपको पर्यावरण की ताजगी और मिट्टी की सोंधी सोंधी सुगंध दे पाएंगे? अगर नहीं तो सोचना शुरू कर दीजिए। जरा नजर डालिए इन वर्क स्टेशन पर, क्योंकि ये लकड़ी से नहीं बल्कि मिट्टी से बने हैं। और यही नहीं, इनमें मिली नीम, चंदन और खस न सिर्फ आपको सुगंध देती है बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये बहुत लाभदायक है। यहाँ पर जो दीवारें हैं, जो वर्क स्टेशंस हैं जिन पे डॉक्टर्स बैठते हैं, वो मिट्टी और गोबर से लीप कर बनाई गई हैं। इसमें जड़ी बूटियाँ जैसे नीम है, चंदन है, तुलसी है, पालक है, इनका मिश्रण करके लिपाई हुई गई है जिससे कि एंटीसेप्टिक एनवायरनमेंट रहे। ये मिट्टी की खुशबू ही है जो इस ऑफिस में आपको प्रकृति के करीब रखती है और एनर्जी के साथ मोटिवेशन भी देती है। आयुर्वेदिक कंपनी जीवा ने इसे अपने केपीओ में अपनाया भी है। आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी जितना भी आप यहाँ पर मटेरियल देख रहे हैं सब रिसाइक्लेबल है। तो कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो एनवायरनमेंट को हार्म करे या जिसमें केमिकल्स हों। सब मिट्टी, गोबर से लीप कर बनाया गया है। बैम्बू जैसा जो नेचुरल मटेरियल है वो यूज़ करा गया है। ऐसे में इस ग्रीन वर्क कल्चर को अपनाकर जहां कर्मचारियों को प्रदूषण से होने वाले नुकसानों से बचाया जा रहा है, वहीं इस प्राकृतिक माहौल की वजह से इनकी कार्य क्षमता भी पहले से काफी बेहतर हुई है। आज पाश्चात्य से भारतीय संस्कृति की ओर लौटते युवा व्यवसायियों के इस प्रयोग को जहां एक तरफ बाजार सराह रहा है, वहीं इसे अपना भी रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे वृद्धों की अनोखी पाठशाला। अजंता खाने को बनाए रंगीन, खूबसूरत और आकर्षक। बेकिंग पाउडर और फूड कलर्स की दुनिया में 60 वर्षों का विश्वास। अजंता। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए आपको रूबरू कराते हैं उस अनोखी पाठशाला से जो पार्क में चलती है, जहां बुजुर्ग सीख रहे हैं स्वस्थ और मस्त रहने के गुण। अब आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे पार्क में जहां वरिष्ठ नागरिक खुद को स्वस्थ और मस्त रखने के लिए ऐसी पाठशाला लगाते हैं जहां बैडमिंटन, कैरम बोर्ड, योग जैसे तमाम माध्यमों से वे अपने आप को हेल्दी बना रहे हैं। बुजुर्गों की इसी पाठशाला पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये है नई दिल्ली के पटेल नगर का पूजा पार्क। सुबह की पहली किरण के साथ यहाँ शुरू होती है बुजुर्गों की ये मस्ती की पाठशाला। उम्र के इस पड़ाव में पूरे जोश खरोश के साथ हर रोज एक क्लास में पहुंचते हैं। पहली क्लास मन को स्वस्थ बनाने वाले योग के तमाम आसनों और प्राणायाम के बाद ये बुजुर्ग पहुंचते हैं बैडमिंटन कोर्ट में, जहां इनकी चुस्ती और फुर्ती देखते ही बनती है। ये पाठशाला वरिष्ठ नागरिक सांस्कृतिक संगठन और दिल्ली सरकार के प्रयासों से लगाई जाती है, जिसमें इलाके के ज्यादातर वरिष्ठ नागरिक शामिल होते हैं। संगठन के महासचिव वेद ढींगरा इस पाठशाला के शुरू करने के बारे में बताते हैं। वरिष्ठ नागरिक के जरिए उनके साथ जो एक परिवार के बीच में अंतर आ रहा है, बेटे बेटियों के बीच में, पोता पोतियों के बीच, एक
अलग हटते जा रहे हैं उनको जोड़ना है। चाहे बैडमिंटन खेलें, टेबल टेनिस खेलें, बैठ के ताश खेलें, मैगजीन्स पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें, आपस में आके आपस में बातचीत करें। आज की भाग दौड़ भरी दुनिया में जहां लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वे अपने बुजुर्गों के साथ बैठ सके, ऐसे में बुजुर्ग अपने को अकेला महसूस करते हैं। लेकिन इस पार्क में इनके अकेलेपन को दूर करने का हर साधन मौजूद है। चाहे कैरम बोर्ड हो या टेबल टेनिस की मेज, वे अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी खेल खेल सकते हैं। खेलने की इच्छा न हो तो यहाँ चलने वाली लाफिंग क्लास ज्वाइन कर लेते हैं। इसके बाद जब ये लोग घर जाते हैं तो अपने आप को काफी तरोताजा महसूस जरूर करते हैं और थकान की शिकन इनके चेहरे पर बिल्कुल दिखाई नहीं देती। आज हमारे बच्चे जो बुजुर्गों की बात नहीं सुन के तैयार होते और वो बच्चे जो बुजुर्ग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं घरों से और यहाँ आने के बाद अपने आप को मेंटली रिफ्रेश समझते हैं। वरिष्ठ नागरिक सांस्कृतिक संगठन का यह पहला प्रयास है। उनकी कोशिश है कि इस तरह की पार्क पाठशाला पूरी दिल्ली में लगे, जहां बुजुर्ग अपने आप को व्यस्त और मस्त रखकर तरोताजा कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। क्या आपने कभी सोडा कैंडी के मिश्रण से तैयार ईंधन से दौड़ने वाली कार के बारे में सुना है? अगर नहीं तो हम आपको दिखाते हैं ऐसी ही एक अनोखी कार जिसे बनाया है फ्रिट्ज ग्रोव और स्टीफन वोल्ट ने और जो डीजल या पेट्रोल के बजाय सोडा और कैंडी से चलती है। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। यह है सिंगल सीटर रॉकेट कार जिसे बनाया है वॉशिंगटन फ्रिट्ज ग्रोव और स्टीफन वोल्ट ने। फार्मूला 1 रेस में इस्तेमाल होने वाली इस कार की सबसे बड़ी खासियत यह है कि सोडा कैंडी के मिश्रण से तैयार ईंधन से दौड़ेगी। यह अनोखा कारनामा कर दिखाया है फ्रिट्ज ग्रोव और स्टीफन वोल्ट ने, जिन्होंने कोक, मेंटोस और सोडा से तैयार तरल कैंडी मिश्रण के ईंधन से चलने वाली एक ऐसी कार तैयार की है जो 239 फीट तक दौड़ने में सफल रही। इस सिंगल सीटर रॉकेट कार को दौड़ाने के लिए दोनों ने करीब 100 से भी ज्यादा प्रयोग किए। ग्रोव और वोल्ट्स के मुताबिक पिछले साल इस प्रयोग में रॉकेट कार करीब 220 फीट तक दौड़ी थी, जबकि इस बार उन्हें इसे करीब 20 फीट ज्यादा दौड़ाने में सफलता मिली। ग्रोव और वोल्ट्स आगे भी इस प्रयोग पर काम करेंगे। गौरतलब है कि अगर ये प्रयोग सफल रहा तो आने वाले समय में ईंधन के लिए सिर्फ पेट्रोल, डीजल पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वोल्ट्स के मुताबिक उन्होंने एक साधारण पिस्टन और सिलेंडर को एक मशीनी प्रक्रिया के तहत जोड़ा। इसके बाद कार को गति देने के लिए ईंधन के तौर पर कोक जीरो और मेंटोस के साथ सोडा और कैंडी पाउडर के मिश्रण का इस्तेमाल किया। दरअसल इसमें कोक जीरो, मेंटोस और सोडा के मिश्रण के चलते एक रासायनिक क्रिया होती है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। इस प्रक्रिया में सोडा से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड मेंटोस को अपनी ओर तेजी से खींचती है, जिसके दबाव बनने के कारण सोडा तेजी से उड़ने लगता है। सोडा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी सतह पर बबल्स बना सकती है, जिससे दबाव बढ़ जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। आज के इस बदलते दौर में लोगों के रहन सहन में तो बदलाव आया ही है, साथ ही उनकी किताबें पढ़ने के स्टाइल में भी खासा परिवर्तन हुआ है। आज लोगों को किताबें पढ़ने का शौक तो है, लेकिन उनका तौर तरीका बदल गया है। आज लोगों में ई बुक्स ज्यादा पसंद की जा रही हैं, जिसके चलते देश भर के पुस्तकालय पढ़ने के तरीके में आए इस बदलाव के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बदलाव की बयार, किताबें पढ़ने के तरीके में आया बदलाव। पुस्तकालय में अब ई बुक्स ने बनाई जगह। जी हाँ, आज के इस बदलते दौर में देश भर के पुस्तकालय पढ़ने के तरीके में आए बदलाव के चलते खुद को तैयार कर रहे हैं। आज लोगों में किताबें पढ़ने का शौक तो है, लेकिन उनका किताबें पढ़ने का तरीका बदल गया है। आज लोग ई बुक को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। लोगों को पढ़ने का स्टाइल में भी चेंजिंग आ रहा है। पहले क्या होता था कि पहले लोग सिर्फ बुक पढ़ा करते थे जो उनके पास उपलब्ध होता था, लेकिन आज क्या हो रहा है कि आजकल के डेट में नेट के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक बुक का बहुत ज़्यादा लोग यूज कर रहे हैं। वहीं पुस्तकालयों में छपी हुई किताबों की तादाद कम हो रही है और अब वे ई बुक संग्रह पर जोर दे रहे हैं। हालांकि भारत में इसकी तादाद थोड़ी कम है, लेकिन सभी बड़े पुस्तकालयों ने अपने सालाना बजट का 10 से 20% ई बुक और डिजिटल कंटेंट पर खर्च करने की शुरुआत कर दी है।
अमेरिकन सेंटर ने तो लाइसेंस फीस का भुगतान करके ई बुक कलेक्शन और Amazon और OCLC के ऑनलाइन डाटा बैंक को सब्सक्राइब किया है। गौरतलब है कि दिल्ली पुस्तकालय में 30,000 छपी हुई किताबों की तुलना में 55,000 ई बुक हैं। दिल्ली में ब्रिटिश लाइब्रेरी के मुताबिक एक साल में 7,000 से 10,000 किताबें खरीदी जाती हैं, लेकिन बावजूद इसके ई बुक्स की मांग तेजी से बढ़ रही है, जिसके लिए पुस्तकालय ऑनलाइन सेवाओं के साथ कई नए प्रयोगों की योजना बना रहा है। अगर बात की जाए हैदराबाद में उस्मानिया विश्वविद्यालय पुस्तकालय की, तो वे अपने संग्रह में ई बुक भी शामिल करने की योजना बना रहा है। इस पुस्तकालय ने अपनी वेबसाइट पर मुफ्त 45,000 डिजिटल दस्तावेजों के संग्रह का ऑफर दिया है। हैदराबाद में दूसरा बड़ा सरकारी पुस्तकालय स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी है, जिसने अपनी 5 लाख किताबों में से करीब 50 से 60,000 पुस्तकों का डिजिटलीकरण किया है। तमिलनाडु के सार्वजनिक पुस्तकालयों में भी लोग किताबों के साथ साथ ई बुक को भी काफी तवज्जो दे रहे हैं। कोनेमारा लाइब्रेरी एक साल में 20,000 से 60,000 किताबें खरीदता है। वहीं अन्ना सेंटेनरी लाइब्रेरी में दुनिया की सभी बड़ी भाषाओं की 12 लाख किताबें रखने की जगह है। फिलहाल यहाँ 5 लाख किताबें हैं। अन्ना सेंटेनरी लाइब्रेरी में अब जल्द ही 2 लाख ई बुक और 20,000 ई जर्नल उपलब्ध कराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। आज के लिए बस इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें SMS कर सकते हैं। आपको बस टाइप करना है अंग्रेजी में शुभ SHUBH और स्पेस देकर अपना संदेश लिखना है और भेज देना है 54242 पर। आप हमें news@dishatv.com पर भी मेल कर सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट www.dishatv.com पर भी संपर्क कर सकते हैं। आपके सुझाव को हम पूरी गंभीरता से लेंगे। अगर आपके आसपास कोई सकारात्मक खबर है तो आप उसे भी भेज सकते हैं। हमारा पता है दिशा चैनल, फन सिनेमा, पहली मंजिल, मोती नगर, नई दिल्ली 15। अगले सप्ताह कुछ और पॉजिटिव खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे इसी समय और इसी चैनल पर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं दिशा चैनल।